Hello students. In today's class we are going to discuss a very important chapter, photoelectric effect. इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फोटॉन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम लोग, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो ये सब टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन ले आइए और हर एक टॉपिक को डिटेल पढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं फोटॉन क्या होता है। देखिए, वेरी सिंपल डेफिनेशन, अ पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन, इट हैज डुअल नेचर एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन अ फार्मूला E इक्वल टू h न्यू और hc बाई लैम्डा। देखो बच्चों, नेचर में जो कुछ भी है उसको साइंटिस्टों ने क्या बोला, एनर्जी है। एनर्जी के दो फॉर्म है बच्चों, एक फॉर्म है मैटर, जिसको हम लोग मास भी कहते हैं या पार्टिकल भी कहते हैं, और दूसरा फॉर्म है बच्चों वेव। पार्टिकल या मैटर जिसको हम लोग मास कहते हैं, इसके पास मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक मास दूसरे मास से टकराता है तो एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करता है। तो एनर्जी का एक फॉर्म मैटर या पार्टिकल है, दूसरा फॉर्म है बच्चों वेव। वेव इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसका एक डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन इसके विषय में हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये मास नहीं ऑक्युपाई, मास इसके पास नहीं है और ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। लेकिन बच्चों फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया कि इसके पास पार्टिकल जैसा नेचर भी है। आगे के कुछ चैप्टर में ये भी देखेंगे बच्चों कि पार्टिकल के पास वेव जैसा नेचर भी है। तो हम लोग बेसिकली वेव के पास पार्टिकल नेचर होता है, यही स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वेव के पास पार्टिकल नेचर। आगे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मैटर के पास मींस पार्टिकल के पास भी वेव जैसा कैरेक्टर होता है, ये आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो वेव जिसकी डेफिनेशन ये मैंने बोली, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। वेव के दो फॉर्म है, एक है मैकेनिकल वेव जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, मैकेनिकल वेव, और दूसरा है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, शॉर्ट में EMW लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या आप इसको रेडिएशन भी कह सकते हैं। मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड है, ये हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। 12th की फिजिक्स में ये चैप्टर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारी कैटेगरी बच्चों, इसमें गामा रेज है, एक्स रेज है, आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है बच्चों, और लॉन्ग वेव है। आज इन्हीं रेडिएशंस की बात कर रहे हैं कि इसके विषय में एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, और उनका साथ दिया आइंस्टाइन ने। इन्होंने बताया कि ये जो रेडिएशन है ये केवल वेव नहीं है,
इसके ये कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। उन माइन्यूट पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटॉन। तो उन माइन्यूट पार्टिकल्स का क्या नाम रखा हुआ है बच्चों? फोटॉन। मीन्स कोई भी अगर वेव आ रही है तो ये एक तरह के कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। इन माइन्यूट पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया? फोटॉन। और इसके एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों E=h न्यू। E होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन, H होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। नी होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल नोट कर लीजिए, यहाँ पर E है बच्चों आपका एनर्जी ऑफ फोटॉन। मैं फार्मूले को दोबारा लिख दे रहा हूं। तो बच्चों मैंने बताया कि E=h न्यू फार्मूले में E है आपका एनर्जी ऑफ फोटॉन या रेडिएशन भी आप बोल सकते हो। H है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो ये वेरिएबल नोट कर लीजिए, न्यू बच्चों फ्रीक्वेंसी। बच्चों अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा एक फार्मूला V=n लैम्डा 11th में। V था वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेव, n फ्रीक्वेंसी, n लैम्डा। लाइट के केस में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इस फार्मूले को हम लोग ऐसे लिखते हैं C=न्यू लैम्डा। C होता है स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू है बच्चों फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। तो फिर से यहाँ पर बता दूं मैं, न्यू फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर बच्चों लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो ये नोट कर लीजिए कि E=h न्यू फार्मूले में E आपका एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, और इस H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों प्लैंक ने, आइंस्टाइन ने ये बताया कि जो रेडिएशन है ये भी कुछ माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इन माइन्यूट पार्टिकल को बच्चों बोलते हैं क्या? फोटॉन। और इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, इसकी एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों E=h न्यू। तो बच्चों बात कर रहे थे हम लोग फोटॉन की, कि फोटॉन इज अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। इट हैज डुअल नेचर, मतलब वेव नेचर भी होता है इसके पास, पार्टिकल नेचर भी होता है। और ये फार्मूला मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया कि E=h न्यू होता है, न्यू की वैल्यू C/λ होती है। ठीक, फिर से सुन लीजिए। E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट या रेडिएशन, लैम्डा वेवलेंथ है बच्चों। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है फोटॉन की, ध्यान सुन लीजिए। फोटॉन ट्रेवल इन स्ट्रेट line like light, electromagnetic wave. Photons also travel in a straight line. Energy of photon depends on frequency. ठीक, so the energy of photon does not changes when travel from one medium to other. फ्रीक्वेंसी से पर डिपेंडेंसी है, और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, वेवलेंथ चेंज होता है, अदर वेरिएबल चेंज होते हैं पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इसलिए फोटॉन की एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर चेंज नहीं होती है। फोटॉन की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, मैं सही कर देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इज m=E/c²h/c λ। तो देख लो बच्चों, इसको भी ड्राइव करके बता देता हूँ कि कैसे आता है फॉर्मूला। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू E/c²
and h by c lambda and momentum of photon equal to, तो इस लेक्चर के लास्ट में ये दोनों डेरिवेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, तो इसको मैं करके दिखा दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने फोटॉन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज से बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जब किसी मेटल शीट के ऊपर एक सुटेबल हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, मान लो बच्चों ये एक मेटल शीट है और इस पर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, तो देखा जाता है इस मेटल शीट से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो लाइट को कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ माना गया है और पार्टिकल का नाम क्या है बच्चों? फोटॉन। फोटॉन के कारण इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटॉन के कारण इनका इजेक्शन हुआ है, इसलिए इनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ध्यान से सुन लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when radiation of suitable high frequency incident on the metallic surface is known as photoelectric effect. The electrons so ejected are called photoelectrons. If we manage these electrons so that they can flow in a circuit, then current obtained is called photoelectric current. Listen once more. Photoelectric effect पहले define करता हूँ बच्चों। The phenomena of ejection of electron from a metal surface when radiation of high frequency incident on it is called photoelectric effect. The electrons so ejected are known as photoelectrons. If you manage these electrons so that they can flow in a circuit, then current obtained is called photoelectric current. देखिए बच्चों, यहाँ पर photoelectric effect तो दिखाया गया है, तो definition जो मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, the phenomena of emission of electron from a metal surface exposed to light energy like X-ray, gamma rays, ultraviolet rays, visible light, even infrared rays of suitable frequency is known as photoelectric effect. These electrons emitted by this effect is called photoelectron. The current constituted by the photoelectron is known as photoelectric current. ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर एक मेटल शीट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल अदर देन एल्कलाई, ठीक, विजिबल लाइट आ रही है, मेटल अदर देन एल्कलाई मेटल्स है यहाँ पर, तो उससे विजिबल लाइट आ रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। एल्कलाई मेटल्स हैं, विजिबल लाइट आ रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन नोट कर लेनी बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये स्लाइड थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक टॉपिक है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर है वर्क फंक्शन और एक है बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which can eject most loosely bounded electron from a metal surface is called threshold frequency. फिर से सुन लीजिए, the minimum frequency of incident radiation which can eject the most loosely bounded electron from a metal surface is called threshold frequency. ठीक, तो बच्चों इसका फार्मूला भी देख लीजिए कि अगर उस फोटॉन के करस्पॉन्डिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों न्यू नॉट से लिखते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाला जाए तो E इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एच न्यू नॉट। ठीक, यहाँ भी E नॉट लगा दीजिए। तो इस एनर्जी को बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो E नॉट को बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। H है बच्चों यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट,
जिसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट होती है इसकी जूल सेकेंड। और न्यू नॉट बच्चों यहाँ पर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है बच्चों। न्यू को हम c बाई लेमडा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसका एक फॉर्मूला और आ जाएगा, E इक्वल टू, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, h न्यू नॉट, और h को एज इट इज रहने दिया, न्यू नॉट को लिख सकते हैं c बाई लेमडा नॉट। ये जो लेमडा नॉट है बच्चों, ये कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यही है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो बच्चों, फॉर्मूला होता है ना c इक्वल टू न्यू लेमडा, तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, तो लेमडा नॉट इक्वल टू हो जाए बच्चों c बाई लेमडा, c बाई न्यू नॉट। तो हम लोग ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो अगर ये बच्चों मिनिमम हम लेंगे तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसलिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में आपका मैक्सिमम आएगा। देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच कैन इजेक्ट मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है। और बच्चों ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है इसी को वर्क फंक्शन भी कहते हैं। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी बोथ आर सेम। ई नॉट से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, एच न्यू नॉट है, और उधर एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एच सी बाई लेमडा नॉट। तो ये फार्मूले याद रखिए, बहुत यूजफुल फार्मूले हैं। सब कुछ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, थोड़ी क्लियरिटी नहीं थी इसलिए मैंने सबको अलग से लिख के बता दिया। एक बार बच्चों मैं फिर से बताता हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुन लीजिए क्या होता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है बच्चों, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड threshold wavelength. Next is work function, or you can say threshold energy. Minimum energy which is required to eject most loosely bounded electron from metal surface is called work function or threshold energy. तो बच्चों ये डेफिनेशन है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। ठीक, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा उसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को बच्चों, ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपना ध्यान बच्चों इस फिगर पर फोकस करिए, जिसमें ये एक चैम्बर है जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर लिया जाता है। इसको एक बैटरी के 2 टर्मिनल से जोड़ा गया है। ठीक, ये एक रियोस्टेट है या पोटेंशियल डिवाइडर भी आप कह सकते हैं। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लेफ्ट की इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस राइट की प्लेट से जुड़ा हुआ है। चैम्बर पर फोकस करिए। चैम्बर के अंदर बच्चों वैक्यूम क्रिएट किया गया है, यहाँ पर एक विंडो लगा दी गई है, ठीक, जो क्वार्ट्ज ग्लास की होती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर एक क्वार्ट्ज ग्लास की विंडो लगाकर से उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भेजा जा रहा है। और ये एक मेटल की प्लेट है, दूसरी मेटल की प्लेट ये है बच्चों। इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इस प्लेट को पॉजिटिव से और इस प्लेट को नेगेटिव जोड़ा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस रीड करने के लिए वोल्टमीटर और एक की जोड़ा गया है। करंट जो आएगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगी, उसके लिए एक माइक्रोमीटर यहाँ पर जोड़ा गया है। बच्चों इसको जैसे से 10 लाइट करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट यहाँ पर बढ़ती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर करंट का बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन इसके पहले बच्चों एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर जो लाइट आ रही है ये कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, उनको फोटॉन कहते हैं। फोटॉन के कारण इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इनको एक सर्किट में अरेंज कर दिया गया है, तो एक सर्किट में फ्लो होंगे ऐसे, इस तरह से इस सर्किट में ऐसे फ्लो होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे तो करंट उसके अपोजिट होगी, जो भी करंट यहाँ पर आएगी उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे बच्चों। तो ये है हमारा रियोस्टेट, जिसकी मदद से हम एनोड और कैथोड के बीच में, लेफ्ट में कैथोड है, राइट में एनोड है,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी देखा गया है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लो वोल्टेज अप्लाई करने पर भी पहुंच जाते हैं। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने पर देखोगे करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो ये आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन बच्चों इस डायग्राम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारा ये है, जिसमें इन इलेक्ट्रॉन के विषय में डिटेल में स्टडी की जा सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट चेंज है, सब कुछ वोल्ट मीटर माइक्रोमीटर ऐसे ही लगे हुए हैं, वही लाइट आ रही है, वही विंडो है, वही इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। बस इस प्लेट को पॉजिटिव से उस प्लेट को निगेटिव से जोड़ दिया गया। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तब भी वहां पहुंच जाते हैं। अगर एक लो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ अप्लाई करोगे तो ये जो फोटॉन्स आते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को न केवल इस प्लेट से इजेक्ट करेंगे बल्कि उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए इनके पास जो एनर्जी आ रही है बच्चों वो एच न्यू है, और मिनिमम एनर्जी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है बच्चों वो है डब्ल्यू, वर्क फंक्शन के इक्वल। अब एनर्जी बची कितनी, एच न्यू आई, इसमें से डब्ल्यू एनर्जी खर्च हो गई, तो बाकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। अब ये सोचो बच्चों कि केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को ही ये लाइट निकाल लेगी। अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकती है जो मोस्ट लूजली बाउंडेड नहीं है। ऐसे केस में अगर इस फार्मूले को हम ध्यान से देखें कि जो एनर्जी आ रही है वो एच न्यू है, उसमें से डब्ल्यू को माइनस किया तो डब्ल्यू एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो उस समय ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बचेगा। बच्चों इस फार्मूले को मैंने आपको बताया है, पर इसको आगे चल के हम लोग बोलेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। ग्लास ट्रांसमिट ओनली विजिबल light and infrared lights but not ultraviolet, so quartz transmit ultraviolet light, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। when light of suitable high frequency falls on a metallic cathode, इसकी बात कर रहे हैं। photoelectrons are emitted, these photoelectrons are attracted towards positive energy, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। नेचुरली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो यही करिए, पर अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। Attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is obtained। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बता दो बच्चों यहाँ पर इस डायग्राम में कि जब हम यहाँ पर इस रिहास्टेट की को इधर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज बढ़ेगा यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको यहाँ पहुंचने से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा ये निगेटिव वोल्टेज। एक पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज जिसको हम V0 से लिखेंगे, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पहुंचने से अगर रोक दे तो उससे कम एनर्जी वाले तो पहले ही रुक चुके होंगे। उस समय इसमें इस एमीटर में करंट जीरो आएगी, इस माइक्रो एमीटर में करंट जीरो आएगी बच्चों। उस पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज को बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ बुक राइटर्स को VS से लिखते हैं, कुछ लोग VS लिखते हैं, दोनों करेक्ट है, जो मना वो लिखे। इसका नाम बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए मेरे साथ। सो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इन दिस केस इट इज कैथोड, व्हाई इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। So minimum negative potential of cathode which can stop maximum energetic electron to reach at this plate is called stopping potential, or you can say cut off potential. One other name is cut off potential. Cut off potential. So stopping potential or cut off potential, फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों। Minimum negative potential of cathode which can stop maximum energetic electron to reach at this cathode is called cut-off potential or stopping potential। आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। डायग्राम में देखिए बच्चों, मैं बता देता हूं आपको कि जब लाइट की इंटेंसिटी यहाँ बढ़ा लीजिए, यहाँ बढ़ा लीजिए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है,
तो यही है पहला पॉइंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसको फिक्स कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। होता है क्या बच्चों, एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है अगर उसके पास सुटेबल एनर्जी है तो। कभी ऐसा नहीं होता कि एक फोटॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर ले। कोई भी फोटॉन सलमान खान नहीं होता है दबंग का जो 5-6 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ इजेक्ट कर ले। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे कोई लाइट सोर्स को, उस जो विंडो डायग्राम में दिखाया गया था उसको दूर से पास लेके आओगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर एरिया पर जो इंसिडेंट हो रहे होंगे, ठीक, उनकी संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ में देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एल से लिखा गया है, करंट को माइक्रो एम्पियर में लिखा गया, आई से लिखा गया है। इंटेंसिटी 0, करंट 0, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई गई है करंट बढ़ा है। तो ये ग्राफ याद रखिए, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ये ग्राफ होता है बच्चों। तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल पॉजिटिव, उधर पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम बढ़ा रहे हैं, पहले डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ये जो डायग्राम है इसकी बात कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में, ठीक है, कि जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? कि इंटेंसिटी अगर हम ना बढ़ाएं तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड से बढ़ेगा नहीं। फर्स्ट डायग्राम की बात हो रही है जिसमें इधर की प्लेट कैथोड, उधर की प्लेट एनोड थी। तो इंटेंसिटी, अगर एक ग्राफ को हम बात करें, एक ग्राफ में इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बढ़ाए हैं एनोड का, करंट थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो गई। इस करंट को बोलते हैं बच्चों सैचुरेशन करंट। इंटेंसिटी हम बढ़ा दें तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन कांस्टेंट तभी हो जाती है क्योंकि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो चुका होता है, क्योंकि इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर ग्राफ में। तो ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट मैंने बताया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका ये ग्राफ है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि अगर हम एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाए, थोड़ी देर बाद करंट कांस्टेंट हो जाती है। तो वही लिखा, फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट increases with increase in positive potential applied to the anode. When all the photons reach the plate, a current becomes maximum and known as saturation current. When the potential is decreased, the current decreases but does not become zero at zero potential. देखो बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो करने के बाद भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं हो रही है, कुछ वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती पहुंच जाते हैं कैथोड के ऊपर, ठीक, एनोड के ऊपर, जब हम एनोड का पोटेंशियल जीरो कर देते हैं, क्योंकि फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो केवल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही नहीं करते हैं, उनको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, जिसके कारण वो हमारे एनोड पर पहुंच जाते हैं, ठीक, जबकि हमने एनोड का पोटेंशियल जीरो कर रखा है, ठीक है बच्चों। हाँ, जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, दूसरा डायग्राम की बात हो रही बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक। लास्ट लाइन है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ भी नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है बच्चों,
जो फोटॉन की एनर्जी है उसका फॉर्मूला है E=h न्यू। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी। अब मेटल सीट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो है W। तो बाकी पूरी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पास होगी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक स्टॉपिंग पोटेंशियल देखोगे बढ़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ली गई है। एक फ्रीक्वेंसी है ν1 और ये फ्रीक्वेंसी है ν2, एंड इन दिस केस ν2 इज मोर देन ν1। ν2 इज मोर देन ν1। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है। ये निगेटिव में -V01, निगेटिव में -V0 लिखे या VS लिखे। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर VS लिखा गया, VS1 VS2। तो ये लिखा है बच्चों VS1 और ये लिखा है VS2। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट कांस्टेंट है। इसका मतलब रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ जो कुछ भी मैंने बोला बच्चों लिखा हुआ है। पहला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फॉर अ फिक्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, because the photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and in turn on the number of photons incident and not on the energy of photon. Effect of frequency of incident light on stopping potential। हाँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ठीक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ये सब चीजें बच्चों यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार। For a fixed intensity of incident light, the photoelectric current increases and saturation with increase in positive applied to the anode. Increase in the positive potential applied to the anode. However, the saturation current is same for different frequency of the incident light. दो अलग अलग frequency की light के लिए saturation current same है। When potential is decreased and taken to zero, potential current decreases to zero, but at certain stopping potential for different frequencies. Higher the frequency, higher the stopping potential। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों उतना ज्यादा है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, वो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो बातें पीछे की गई हैं ऑलमोस्ट वही बातें यहाँ पर भी हैं। पहला क्या है बच्चों, फॉर अ गिवन substance the minimum value of frequency of incident light called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible, however the intensity of incident light may be। एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होता है, चाहे जितनी भी इंटेंसिटी हम बढ़ा ले बच्चों। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहले भी डिस्कस हो चुका है। प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी is above the threshold frequency। हाँ, threshold frequency से ऊपर रहेगी तभी ऐसा होगा। The maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to frequency provided by the directly proportional to frequency provided the frequency is above the threshold frequency। Okay, the maximum kinetic energy of stopping photoelectron is independent of intensity of incident light। The process of photoelectric emission is instantaneous, that is, as soon as photons incident, electrons are immediately ejected from the metal surface. There is no time lag, and time lag is about 10 to the power -8 second, which is very small। तो बच्चों यहाँ जो भी है ठीक, उसको आपको मैं एक बार और शो कर दूंगा, लिख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको साफ साफ एक चीज बताता हूँ जिसको ध्यान से सुनिए और नोट भी कर सकते हैं कि जब हम फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब लाइट की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इंटेंसिटी का काइनेटिक कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर दो लॉ बना सकते हैं बच्चों, केवल मेरी बातों को सुन करके, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बट रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये दो लॉ हो गए बच्चों। आगे के दो लॉ और सुन लीजिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है,
इसका मतलब है रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड rate of emission of electron is independent of frequency of light. And last one is, as soon as light incident, electrons are immediately ejected from the metal surface. That is, there is no time lag between incidence of photon and ejection of electron. ठीक, the time lag is very small, 10⁻⁸ सेकेंड. तो बच्चों इसको एक बार और मैं शो कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलो बच्चों, मैं इसको थोड़ा छोटा करके पूरे डेरिवेशन को आपको कहाँ चला गया, बस छोटा करना था. देखो बच्चों, जो मेटल सरफेस के ऊपर एनर्जी आ रही है वो है कितनी, एच न्यू. जस्ट अ मिनट. एनर्जी कितनी आ रही बच्चों, एच न्यू. उसमें मिनिमम खर्च कितना होगा, वर्क फंक्शन के इक्वल. जो भी एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म बचेगी. तो E काइनेटिक एनर्जी, E सफिक्स की लिख दिया या काइनेटिक सोचो, एच न्यू माइनस डब्ल्यू. हाँ, एक बात और, ये मैक्सिमम बचेगी क्योंकि हमने माइनस मिनिमम किया है. काइनेटिक आप हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर. जस्ट अ मिनट, हाफ एम बी स्क्वायर. तो मैक्स लिख दें आप बच्चों. एक बात और बच्चों, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आता है उसको रोकने के लिए जो हम पोटेंशियल लगाते हैं वो क्या था बच्चों, वी नॉट. तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल चैप्टर में, Q इंटू वी. इलेक्ट्रॉन के केस में ये काइनेटिक फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों E इंटू वी. और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये EV नॉट हो जाएगा. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को रोक देता है. इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी EV नॉट, ठीक, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर के इक्वल होगा. तो एट द प्लेस ऑफ बच्चों दिस हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर वी कैन राइट EV नॉट. सो H न्यू माइनस W इक्वल टू EV नॉट. अगर बच्चों ये फ्रीक्वेंसी, इसको इक्वेशन में मान लिया उन्हें, अगर ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की जाए, इतनी डिक्रीज की जाए कि केवल इलेक्ट्रॉन जो निकले, ठीक, उसकी एनर्जी जीरो हो, केवल निकल जाए वो, उसको रोकने के लिए जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़े, तो उस समय W इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, H न्यू नॉट हो जाएगा. पहले भी ये फॉर्मूला बता चुके हैं. ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुटिंग इन वन. तो क्या होगा बच्चों, H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू EV नॉट. बच्चों H कॉमन ले लीजिए, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू EV नॉट. तो ये बच्चों आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. न्यू को हम C से रिप्लेस कर देते हैं. जरा इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों. तो यहाँ पर न्यू को C बाई लेमडा लिख देंगे. तो अगली लाइन में हो जाएगा H C बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, C बाई लेमडा नॉट. C बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू EV नॉट. So H C is taken common in the bracket 1 by lambda minus 1 by lambda naught is equal to EV naught. तो ये हो गया बच्चों हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा फॉर्म. ठीक, इसमें आप वेरिएबल कुछ तो जानते ही हैं. H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. लिख लीजिए बच्चों, लेमडा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट. लेमडा नॉट है बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पहले भी बता चुके हैं.
वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बच्चों कहलाता है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। नहीं, अभी तो एक ही चीज कॉपी करिए। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। पूरा क्लीन हो गया, गुड। नेक्स्ट बच्चों आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप पिछले वीडियो को थोड़ा पीछे करके पॉज करके आइंस्टाइन इक्वेशन लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सारे एप्लीकेशन है बच्चों, नोट कर लीजिए, 2 4 10 याद कर लीजिए, बहुत सारे हैं। ऑटोमेटिक फायर अलार्म में, ऑटोमेटिक बर्गर अलार्म में, स्कैनर इन टेलीविजन ट्रांसमिशन में, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म, in paper industry to measure the thickness of paper, to locate the flaws or holes in the finished goods में, in astronomy to determine the opacity of solids and liquids etc. ये बच्चों। अब बच्चों आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बच्चों आप थोड़ा देखिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। साथ में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन, और पढ़ेंगे एक टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आज बच्चों पहले पढ़ते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। Determination of Planck's constant. Determination of Planck's constant, ये बच्चों हेडिंग है, कॉपी करिए। प्लैंक कांस्टेंट वही h, बड़ा सिंपल है बच्चों। देखो बच्चों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx माइनस सी, कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा। इसमें y एक्सिस, x एक्सिस और ऐसे कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया गया, तो इसका ये जो इंटरसेप्ट होता है बच्चों, ये जो इंटरसेप्ट होता है यहाँ पर, ये इंटरसेप्ट माइनस सी के इक्वल होता है। ये थीटा अगर एंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आप tan थीटा निकालेंगे, इस tan थीटा को स्लोप कहते हैं, और ये स्लोप क्या होता है बच्चों, dy/dx होता है। और इसी को लेटर स्मॉल m से लिखते हैं, ये जो स्लोप है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था बच्चों, EB नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। V नॉट लिख दो यहाँ पर, E से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा बच्चों h/e इंटू न्यू माइनस h न्यू नॉट बाई e। ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चों न्यू नॉट, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो देखो बच्चों, ये y हो गया, ये x हो गया,
तो इसका ये जो इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पर, ये बच्चों कितना आएगा, दिस एच न्यू नॉट बाई ई के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा एच न्यू नॉट बाई ई। और ये जो एंगल थीटा है, इससे जो tan थीटा निकल के आएगा बच्चों, वही होगा हमारा स्लोप। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप निकल के आता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। इस केस में देखिए स्लोप कितना बच्चा h बाई ई है, तो ये tan थीटा इसका जो स्लोप आएगा वो h बाई ई के इक्वल होगा। देयरफॉर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल टू ई इंटू tan थीटा। बच्चों अलग अलग मेटल, अलग अलग गैसेस फिल करके उस चेंबर में जो सबसे पहले डायग्राम में दिखाया गया था, ठीक, बार बार इन्होंने tan थीटा की वैल्यू निकाली। हर बार वैल्यू ऐसी आ रही थी कि उससे कैलकुलेट करने पर h की वैल्यू यही 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड आता था। तो इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट को डिटरमाइन किया गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक है बच्चों एनर्जी और मोमेंटम ऑफ फोटॉन। शुरुआत में कुछ फार्मूले थे, उन फार्मूलों को समझाना है मुझे। थैंक यू से पहले मुझे बताना है बच्चों आप लोगों को एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो देखो बच्चों, फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया E इक्वल टू एच न्यू। और जब फोटॉन मूव करता है तो उसके पास मास आता है। उस मास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाला जाए इक्वल टू mc स्क्वायर फार्मूले के हिसाब से, तो ये एनर्जी रिलीज होके आएगी। दोनों के इक्वेट करते हैं बच्चों, m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा एच न्यू। तो यहाँ से मास ऑफ द फोटॉन निकाल सकते हैं एच न्यू बाई सी स्क्वायर। तो पहले स्लाइड में शुरुआत में ये फार्मूला था बच्चों, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर एच न्यू क्या होता है बच्चों, सी बाई लेमडा। एक यहाँ पर सी स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहाँ पर कैंसिल। तो मास का फार्मूला हो गया, ये कलर ठीक नहीं रहेगा, तो मास का फार्मूला आ जाएगा बच्चों h बाई सी लेमडा। दो फार्मूले आ गए, तो एक फार्मूला है एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एक फार्मूला है h बाई सी लेमडा। तो मास के दो फार्मूले आ गए बच्चों, m इक्वल टू, एक फार्मूला है हमारा एच न्यू बाई सी स्क्वायर एंड एक फार्मूला है बच्चों h बाई सी लेमडा। तो ये मास के दो फार्मूले फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था आप लोगों को। अब बच्चों निकालते हैं मोमेंटम। मोमेंटम p से लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है, फोटॉन की स्पीड c होती है। m की कोई भी एक वैल्यू लिख दो बच्चों, पहली वैल्यू लिख देते हैं h न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी, तो c से c कैंसिल, तो p का फार्मूला हो गया बच्चों h न्यू बाई सी। एक फार्मूला ये हो गया, और न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों, तो p इक्वल टू हो जाएगा h न्यू इक्वल टू c बाई लेमडा, c बाई लेमडा, और नीचे c है तो c कैंसिल, तो p इक्वल टू हो गया बच्चों h बाई लेमडा। अक्सर ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है स्कूल लेवल्स के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, p बाई लेमडा का, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे बन जाएगा। किसी एक्सिस पर टच नहीं कराना इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक। यहाँ पर मास और से फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछ दिया जाए तो आप ऐसे बना सकते हो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मास बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। मास और लेमडा का ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ ऐसे बन जाएगा, मास और लेमडा का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अलग अलग तरह के ग्राफ हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
थैंक यू के साथ ख़त्म करते हैं बच्चों। अविक थैंक यू। इस चैप्टर के नोट को बनाने के लिए अगर आप लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो ठीक है, अगर मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप फुल स्क्रीन पर देखिए, कम से कम 2 बार देखिए, नोट्स को लिखिए, कोई चीज़ छूट गई हो तो उसको फिर से दोबारा वीडियो देख करके कॉपी करिए। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर मिलते हैं जिस चैप्टर का नाम है मैटर वेव्स। ठीक है बच्चों, ओके बाय।